Hello dear friends, you're most welcome at Study with PN Sharma. डियर फ्रेंड्स, आज हम डिस्कशन करेंगे दैनिक जागरण 21 मई 2020। तो डियर फ्रेंड्स, हमारा टैग लाइन है आओ दैनिक जागरण को द हिंदू बनाएं। तो उसी वे में इनोवेटिव मेथड्स के द्वारा हम दैनिक जागरण को इतना इंटरेस्टिंग बनाएंगे और उस लेवल तक ले जाएंगे ताकि द हिंदू एंड दैनिक जागरण के बीच में जो डिफरेंस है उसको कैसे हम कंपनसेट कर सके, उसको कैसे कम कर सकें। तो डियर फ्रेंड्स, आप वीडियो को स्पेशली पेज नंबर 3, पेज नंबर 10, पेज नंबर 11, यहाँ पर मैंने इनोवेटिव वे से मेथड में कैसे नोट्स बनाकर हमको समझाना है उसको मैंने बताया। पूरा नोट्स बनाकर पर्टिकुलर वे में वहाँ पर लगाया हुआ है, तो उनको आप ज़रूर देखें। मिस्टर अजय गुजर जो थे, उन्होंने मिस्टर अजय ने पूछा भी था कि सर कैसे नोट्स मेकिंग करनी है, तो उसके लिए उनको थैंक यू कि उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा। उससे सभी लोगों को ये सीखने का मौका मिलेगा कि कैसे नोट्स मेकिंग करनी चाहिए न्यूज़पेपर से और क्या पढ़ने का तरीका होता है। तो डियर फ्रेंड्स, एक बार स्टार्ट करने से हम ये देख लेते हैं कि पूरे वर्ल्ड में कोरोना के केसेज कितने हो गए हैं। 50 लाख पूरे वर्ल्ड में। अमेरिका में 15 लाख हो गए हैं। अगर इंडिया की बात करें तो हमारा यहाँ पर 1,10,000 का आंकड़ा इंडिया ने छू लिया है। दिल्ली में 11,000 है। अगर पूरे इंडिया में बात करें तो सबसे ज़्यादा केसेज हैं 39,000 महाराष्ट्र, तमिलनाडु सेकंड नंबर पर 13,000 के साथ एंड गुजरात 12,000 के साथ थर्ड नंबर पर। ये सभी इंपॉर्टेंट था। अब हमारे डायरेक्ट चलते हैं यूपीएससी की कौन कौन सी न्यूज़ है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर याद रखना कि एमएसएमई के 3 लाख करोड़ पर कैबिनेट ने की मंजूरी। कैबिनेट कमेटी क्या होती है ये आप याद रखना। एक होता है कैबिनेट। कैबिनेट में एक आपने सुना होगा कैबिनेट मंत्री। 3 तरह के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री। तो कैबिनेट मंत्री जिनके पास मेन जो जितने भी मंत्री हैं जिनके पास मेन सेक्टर्स रहते हैं, स्पेशली जैसे गृह मंत्री और वित्त मंत्री, जो मेन मंत्रालय रहते हैं, मिनिस्ट्री, उनको बोलते हैं हम क्या, कैबिनेट। और जो कैबिनेट का पार्ट होते हैं उसको बोलते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स। तो कोई भी जो इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया जाता है देश का वो कैबिनेट के द्वारा लिया जाता है और इसका जो चीफ रहता है वो प्रधानमंत्री रहता है। इन्होंने क्या किया है कि एमएसएमई के लिए जो 3 लाख करोड़ का कर्ज की जो बात हुई थी, जो घोषणा हुई थी, उसके लिए यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, ये कोई बैंक है यहाँ पर और यहाँ पर ये एमएसएमई सेक्टर्स हैं। एमएसएमई का मतलब जो लघु सूक्ष्म और मध्यम उद्योग है वो, ये बैंक के पास जाएंगे पैसे लेने के लिए। अब ये 3 लाख जो करोड़ है बैंक इनको कर्ज के रूप में देगी। ऐसा नहीं है कि फ्री में देगी, कर्ज के रूप में देगी। अब हम ये भी देखते हैं कि ये जो 3 लाख करोड़ का गवर्नमेंट ने प्रावधान किया था, ये गवर्नमेंट क्या करेगी, बैंक को दे देगी, एनबीएफसी को दे देगी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है कि बैंक में हम सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट खुलवा सकते हैं, डिमांड डिपॉजिट करवा सकते हैं। मीन्स अगर आज आपने पैसा जमा कराया बैंक में तो कल हम निकलवा भी सकते हैं। लेकिन एनबीएफसी बैंक से अलग है। इनमें क्या होता है, जब हम पैसे जमा कराते हैं तो यहाँ पर मिनिमम 1 साल के लिए और मैक्सिमम 5 साल के लिए पैसा जमा करा कर रखना पड़ता है। यहाँ पर सेविंग अकाउंट एंड करंट अकाउंट नहीं खुलवाया जा सकता है। तो सरकार क्या करेगी, 3 लाख करोड़ को बैंक और एनबीएफसी को दे देगी। अब यहाँ पर क्या आएगा, एमएसएमई का कोई भी संस्था होगी, कोई भी उद्योग होगा, वो इनके पास कर्ज लेने के लिए आएगा, दोनों के पास। अब क्या होगा कि बैंक के लिए फिक्स कर दिया कि ये जो कर्ज की राशि है, मीन्स जो इंटरेस्ट रेट है, वो 9.25% से ज़्यादा नहीं लेगी एमएसएमई से। और एनबीएफसी जो कर्ज पर पैसा देगी 3 लाख करोड़ को, वो 14% से ज़्यादा नहीं लेगी। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट याद रखना। जो मैक्सिमम जो इंटरेस्ट रेट है वो फिक्स कर दिया गया है एमएसएमई के लिए बैंकों द्वारा और एनबीएफसी के द्वारा। अब यहाँ पर याद रखना कि हो क्या रहा है, यहाँ पर पहले कोई बैंक रहता था और कोई एमएसएमई कोई कंपनी है, वो बैंक के पास जब पैसा लेने आती थी तो बैंक क्या बोलता था कि आप अपनी संपत्ति को मेरे पास गिरवी रखो, उसके कागज रखो। लेकिन अभी जो 3 लाख करोड़ गवर्नमेंट ने प्रावधान किए हैं, अब एमएसएमई को कोई कागज रखने की जरूरत नहीं है, अब एमएसएमई को गारंटी देने की जरूरत नहीं है। इस लोन जो बैंक लोन बांटेगी इसकी गारंटी कौन देगा, सरकार की तरफ से एक बनाई गई है, वो है
यहाँ पर इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के तहत अब ये कौन करेगा, 100% गारंटी देगी क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी लिमिटेड कंपनी इसकी गारंटी लेगा। मीन्स अगर एमएसएमई लोन नहीं चुका पाती है तो पैसा किसको देना पड़ेगा, इस कंपनी को, बैंकों को। तो ये आप याद रखना, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहां पर आपने देखा एमएसएमई क्या होता है, उसके बाद हमने देखा एनसीजीटीसी क्या है, एनबीएफसी हमने देखा कि एनबीएफसी आप हमेशा याद रखना, एनबीएफसी और बैंक में थोड़ा सा अंतर रहता है उसका। साथ ही में एक और जो अंतर रहता है मेन, कि बैंक में अगर हमने पैसा जमा करवाया है और एक तरफ हमने एनबीएफसी में भी पैसा जमा करवाया है, अगर बैंक दिवालिया हो जाता है तो हमको 5 लाख रुपए तक का हमारा बीमा है पैसे का, 5 लाख रुपए तक का पैसा नहीं डूबेगा। लेकिन एनबीएफसी में अगर आपने पैसा जमा करवाया है, अगर वो दिवालिया हो जाती है तो आपको 0 रुपए भी मिल सकते हैं। तो ये अंतर है, यहाँ पर आपके पैसे की कोई गारंटी नहीं है एनबीएफसी में, बैंकों में 5 लाख रुपए तक की आपकी गारंटी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब है एक स्पेशल, यहां पर याद रखना, एनबीएफसी हमने देख लिया, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी ये क्या होती है, जो घर बनते हैं, बहुत बार बड़े फ्लैट्स बनते हैं, उनके लिए पैसा उधार देती है। एक होता है स्पेशल पर्पज व्हीकल, इसके बारे में समझना। स्पेशल पर्पज व्हीकल क्या होता है, ये कोई व्हीकल नहीं है साधन कि भाई स्पेशल पर्पज व्हीकल कोई मेडिकल वालों को लेके जा रहा है या फिर आर्मी को लेके जा रहा है, ऐसा नहीं है। स्पेशल पर्पज व्हीकल क्या होती है, ये कोई कंपनी रहती है या कोई संस्था रहती है। इसका स्पेशल पर्पज व्हीकल क्या होती है, एक संस्था जिसको कम समय के लिए बनाया जाता है। मान लीजिए कोविड-19 जो कोरोना वायरस है उससे निपटने के लिए एक हमने कोई कंपनी बना दी जो स्वास्थ्य की देखरेख करेगी या टेस्टिंग करेगी, तो उसको हम स्पेशल पर्पज व्हीकल कहेंगे। और जैसे ही कोरोना वायरस से संबंधित काम पूरा हो गया तो इसको समाप्त कर दिया जाता है। तो इसे पर्टिकुलर कम टाइम पीरियड के लिए किसी विशेष काम के लिए बनाई जाने वाली कोई कंपनी होती है, कोई संस्था होती है, जिसे बोलते हैं हम स्पेशल पर्पज व्हीकल। अब ये स्ट्रेस्ड एसेट फंड क्या होता है, स्ट्रेस्ड एसेट क्या होती है, सबसे पहले तो कि ऐसा पैसा जो फंसा हुआ है, बैंक जब अपना पैसा देती है लोन के रूप में और लोग जब उसके लोन को नहीं चुकाते हैं तो ऐसे पैसों को क्या बोलते हैं, स्ट्रेस में तनाव वाला पैसा। और उसके लिए एक अलग से फंड बना दिया जाता है जिसमें उस ऐसे पैसे को डाल दिया जाता है। अब उसका प्रबंधन करना है किसको, स्पेशल पर्पज व्हीकल को। मीन्स कैसे वो पैसा दूसरों से निकालें, जिन लोगों ने पैसा ले लिया है लेकिन अब दे नहीं रहे हैं तो उनसे उस पैसे को कैसे निकालें, ये इनका मेन काम रहता है। तो ये याद रखना। एक यहां पर जो इंपॉर्टेंट है, तूफान के बारे में आप याद रखना। एम्फन बंगाल में तबाही और 12 की यहां डेथ हो गई है। एम्फन तूफान कहाँ है, आप बंगाल की खाड़ी में। कल भी हमने देखा था, ये तूफान है, साइक्लोन है। क्यों आता है, क्योंकि जैसे ही बंगाल की खाड़ी में टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो कम दबाव का क्षेत्र स्टार्ट होता है। मीन्स वहाँ क्या होता है, एयर प्रेशर क्या होता है, कम हो जाता है बहुत ज़्यादा। जब गर्मी ज़्यादा रहती है, हवा गर्म होती है, तो एयर प्रेशर क्या होती है, कम हो जाती है, क्योंकि हवा जो होती है वो गर्म होने के बाद चारों तरफ चली जाती है और एयर दाब होता है वो अपने आप कम हो जाएगा। क्योंकि एक तरफ आप देखना, अगर यहाँ हवा के कण है बहुत पास पास तो क्या होगा, दाब भी उनके द्वारा ज़्यादा लगेगा यहाँ वजन। लेकिन अगर सोचो हवा के 2-4 यहाँ कण हैं तो ये इस पर्टिकुलर परत पर कम दाब लगाएंगी। तो जहाँ पर यहाँ पर टेम्परेचर कम है तो पास पास आ जाएंगे अणु, तो दाब भी ज़्यादा लगेगा हवा का। जब तापमान ज़्यादा होगा तो हवा के अणु दूर दूर हो जाएंगे तो दाब क्या होगा, कम हो जाएगा। और हमेशा अधिक दाब से कम दाब की ओर हवा चलती है। इसलिए किसी अन्य क्षेत्र में जब हवा का दाब ज़्यादा होता है तो बंगाल की खाड़ी की तरफ एक साथ तेजी से आ रहा है और उसके कारण क्या हो रहा है, तूफान आ रहा है, साइक्लोन। तो ये आप याद रखना। पेज नंबर 2 नेशनल कैपिटल, इससे संबंधित हमारे लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, लेकिन यहाँ जो मैंने फिर नोट्स मेकिंग का जो बताया आपको, ये हम देखेंगे कैसे नोट्स मेकिंग करनी है। इससे संबंधित हमारे पास यहाँ पर है, हमारे लिए यहाँ पर आया है एक जो हम देखेंगे, प्रधानमंत्री। यहाँ पर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज है, एक आप याद रखना, सीवीसी को सीवीसी एक्ट के द्वारा बनाया गया था। इसीलिए ये क्या काम करता है, जितने भी भ्रष्टाचार के मामले रहते हैं उनको देखता है और किसी व्यक्ति पर जो भी कोई भ्रष्टाचार में अगर फंस जाता है, कोई भी व्यक्ति, कोई भी कर्मचारी, तो उसके लिए सिफारिश करता है कि इसको हटाया जाए, उसके ऊपर जुर्माना लगा देता है
उसको बर्खास्त किया जा सकता है। तो ये सीवीसी का काम है। ये एक सांविधिक संस्था है, मीन्स इसे सीवीसी एक्ट के तहत बनाया गया है, इसलिए क्या है, सांविधिक संस्था। यहां पर हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट जो है, इस यहाँ नीचे एक न्यूज़ थी। यहाँ पर न्यूज़ ये थी कि लगभग कुछ लोगों का जो इलाज है वो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के द्वारा हुआ है। तो वहाँ पर डाटा था पूरा, उसको हम आगे देखेंगे। यहाँ पर इसकी जस्ट इसके नीचे यहाँ पर एक न्यूज़ है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की, तो उसके बारे में हम पिछले पेज पर डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना होती क्या है। तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ये आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत लाई गई थी। तो आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत एक योजना लाई गई थी, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। अब आपको नोट्स मेकिंग कैसे करनी है ये मैं आपको बता रहा हूँ। एक योजना लिखी हुई थी, उसको मैंने पीआईबी पर गया। कहाँ पर गया मैं, पीआईबी। कभी भी योजनाएं आती है तो आप क्या करोगे, उस योजना का नाम डालो गूगल पर और उसको सर्च करो पीआईबी में, क्योंकि पीआईबी में जो आएगी वो न्यूज़ ऑथेंटिक रहेगी। तो इसीलिए हमेशा जो आप न्यूज़ लिखो वो गूगल से नहीं, आप पीआईबी से लिखो, क्योंकि वो गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट है। अब मैं पीआईबी पे गया, पीआईबी पे जैसे ही इसके बारे में पढ़ा तो यहाँ से क्या क्या लिखा कि एसेसेबल अफोर्डेबल हेल्थ कल्चर, हेल्थ केयर मीन्स एसेसेबल मीन्स सब तक पहुँचो, उसकी सभी उसको सहन कर ले, अफोर्डेबल रहे मीन्स इतना महंगी ना हो। उसके लिए हमने क्या स्टार्ट किया, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत। अब आगे देखेंगे आयुष्मान भारत क्या है। 23 सितंबर 2018 को रांची में स्टार्ट की गई थी। इसमें टारगेट किया गया है 50 लाख करोड़ लोगों को। इसमें क्या किया जा रहा है कि जो 5 लाख रुपए पर फैमिली पर ईयर दिया जाएगा। कब, सेकेंडरी और टर्सरी केयर मीन्स यहाँ पर 3 तरह की केयर रहती है हेल्थ की, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। प्राइमरी में हम कहाँ जाते हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में, जहाँ पर हमें छोटी मोटी कोई जांच होती है, बुखार हो जाता है, उसके लिए हमको हॉस्पिटल में भर्ती होने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो वहाँ पर वो प्राइमरी रहता है। उसके बारे में भी देखेंगे। यहाँ पर जो 5 लाख कब मिलेंगे, जब आप हॉस्पिटल में भर्ती रहो और आपको टर्सरी और सेकेंडरी केयर की जरूरत रहे, मीन्स आप बहुत बुरी तरह कंडीशन में बीमार हो, आपको सर्जरी की जरूरत है, आपकी कोई ऑपरेशन होगा, तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी और टर्सरी। हॉस्पिटलाइजेशन का मतलब आपको हॉस्पिटल में भर्ती होने की जरूरत है। ये योजना क्या है, केसलेस मीन्स यहाँ आपको डायरेक्टली पैसे नहीं मिलेंगे। आपने किसी हॉस्पिटल में गए, वहाँ पर आपने क्या किया, आपको कोई बीमारी थी, वहाँ इलाज करवा लिया, तो क्या होगा, आपने एक बिल बनकर आ जाएगा। अब गवर्नमेंट आप जब उस हॉस्पिटल में आप भर्ती हो गए, आपका इलाज हो गया, तो बिल बनकर आएगा। अब गवर्नमेंट डायरेक्ट इस हॉस्पिटल को क्या करेगी, पैसा पे कर देगी, आपके हाथ में पैसा नहीं देगी। अदरवाइज तो लोग हॉस्पिटल में क्या हो जाएंगे, कुछ बीमारी भी नहीं होगी तो भी भर्ती हो जाएंगे। तो ये पेपरलेस एंड कैशलेस है। हेल्प रिड्यूस कैटास्ट्रोफिक एक्सपेंडिचर ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन मीन्स हॉस्पिटल में जब हम भर्ती होते हैं तो बहुत ज़्यादा हमारा पैसा खर्च होता है, तो हमारे लिए बहुत डेंजर कंडीशन रहती है, तो उसको निपटाने के लिए, उससे बचने के लिए ये योजना लाई गई है। अब और क्या है, विजनरी स्टेप टुवर्ड्स एडवांसिंग एजेंडा ऑफ यूनिवर्सल हेल्थ कोड मीन्स यूनिवर्सल मतलब सार्वजनिक, हेल्थ मीन्स स्वास्थ्य, कवरेज मतलब कवरेज करना, तो सभी को इसमें कवर करने की कोशिश की गई है, मीन्स सभी को स्वास्थ्य मिले अच्छा, उसके लिए योजना लाई गई थी। आगे हम देखते हैं कि आयुष्मान भारत जो योजना है, आयुष्मान भारत जो योजना है उसमें 2 पार्ट है, उसमें 2 पार्ट है। एक है यहाँ पर हेल्थ, यहाँ पर एक कागज ऊपर आ गया है मीन्स पेपर, हेल्थ यहाँ पर क्या है, हेल्थ वेलनेस सेंटर, HWC इसका पूरा नाम है, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर प्राइमरी लेवल पर। जबकि सेकेंडरी लेवल पर आयुष्मान भारत में क्या है, सेकेंडरी और टर्सरी लेवल पर फाइनेंशियल प्रोटेक्शन है, यहाँ 5 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। तो एक योजना आयुष्मान भारत में क्या है, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। दूसरी जो योजना है जहाँ फाइनेंशियल प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, इसी को हम बोल रहे हैं क्या, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो कंफ्यूज नहीं होना है, आयुष्मान भारत में 2 योजनाएं एक साथ आई है। एक है कौन सी, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जहां 1.5 लाख जो हमारे प्राइमरी सेंटर हैं हेल्थ केयर, उनको हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के रूप में बनाया जाएगा। और पहला जो बनाया गया है वो बीजापुर छत्तीसगढ़ में 2018 में प्रधानमंत्री द्वारा लागू किया गया था। सेकंड जो आयुष्मान भारत का पार्ट है वो है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इसमें क्या है, हेल्थ प्रोटेक्शन कवर टू पुअर एंड वल्नरेबल फैमिलीज फॉर सेकेंडरी टर्सरी केयर मीन्स जो गरीब हैं
वंचित हैं उनको सेकेंडरी और टर्सरी केयर यहाँ दी जाएगी। तो जो प्राइमरी हेल्थ केयर है इसमें क्या किया जाएगा, अवेयरनेस फैलाया जाएगा, प्राइमरी जन आरोग्य योजना के बारे में स्क्रीनिंग की जाएगी, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, मान लो अगर किसी महिला को ब्रेस्ट कैंसर है, अगर प्राइमरी स्टेज में है तो उसकी जांच की जाएगी। किसी महिला का गर्भ हुआ है तो गर्भ में कोई गड़बड़ तो नहीं है, कोई बच्चा है, बच्चे में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई व्यक्ति है उसको अभी थोड़ी फर्स्ट स्टेज में कैंसर है, तो यहाँ पर स्क्रीनिंग की जाती है। फॉलो अप हॉस्पिटलाइजेशन, अगर यहाँ पर कोई बड़ी गंभीर बीमारी पता लगती है तो फिर उसको सेकेंडरी जो है, सेकेंडरी और टर्सरी केयर उसमें ले जाया जाता है। इसका टारगेट क्या है आयुष्मान भारत का, कि जो भी गरीब है, पुअर, डिप्राइव्ड रूरल फैमिली, जो ग्रामीण क्षेत्र में वंचित हैं, अर्बन वर्कर्स हैं, जो शहरी क्षेत्रों में जो काम करते हैं मजदूर, उनको सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस डाटा 2011 की जनसंख्या के कारण जो आर्थिक सामाजिक जो डाटा है उसको यूज कर इनको सेलेक्ट किया जाएगा। और राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत जो फैमिली है उनको इसमें इंक्लूड किया जाएगा। बेनिफिशरीज एबल टू मूव अक्रॉस द कंट्री, अगर जो भी आयुष्मान भारत के तहत जो लाभार्थी हैं वो पूरी इंडिया में कहीं भी लाभ ले सकते हैं। इससे क्या होगा, रिड्यूस आउट ऑफ पॉकेट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंडिचर एक्सपांशन, मीन्स ये क्या कह रहा है कि आउट ऑफ पॉकेट हॉस्पिटलाइजेशन मीन्स जैसे हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो हमारे पॉकेट में इतने पैसे नहीं होते कि हम उसका खर्चा झेल सकें, उसके बावजूद भी हम जमीन बेचते हैं, अपना घर बेच देते हैं, कई तरह की हमारी जो रखा हुआ सोना चांदी रहता है वो बेच देते हैं जब हमारे दादा दादी या किसी को प्रॉब्लम होती है। तो उससे बचने के लिए उसको कैसे कम किए, इसकी जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है वो है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, मीन्स जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, और इसका जो चेयरमैन होता है वो यूनियन जो हेल्थ मिनिस्टर रहता है वो होता है। तो ये नोट्स मेकिंग का तरीका है, जैसे ही कोई योजना है आप पीआईपी पर जाओ और वहां से योजना को लिख लो। अब यहां पर हमने पहले भी देखा था कि मुस्लिम महिलाओं के मस्जिद में प्रवेश की मांग पर नोटिस जारी, तो मुस्लिम महिलाओं को मस्जिद में नोटिस जारी क्या किया है, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से जवाब मांगा है कि क्यों नहीं महिलाओं को आप प्रवेश दे रहे हो। यहां पर जो इंपॉर्टेंट आप पार्ट रखोगे या ध्यान, वो क्या है, आर्टिकल जो हमारे संविधान में आर्टिकल्स हैं फंडामेंटल राइट्स, उसमें आर्टिकल 14, 15, 21, 14 क्या है, समानता, राइट टू इक्वलिटी मीन्स समान विधि के समक्ष समानता, 15 में किसी टाइप का भेदभाव नहीं किया जाएगा, 21वें में राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी मीन्स आपको जीवन जीने की और आपको देश स्वतंत्रता का अधिकार है, 25 में धर्म को मानना, और जो 29 है उसमें अपनी संस्कृति, अपनी लिपि और अपने जो धर्म है उसकी सुरक्षा। तो ये क्या आपको याद रखना है, तो ये सभी यानी स्वतंत्रता, समानता, जीवन जीने की स्वतंत्रता के मौलिक उद्देश्य का जब आप मस्जिद में प्रवेश नहीं देते तो इन सभी आर्टिकल्स का फंडामेंटल राइट्स का क्या है, वायोलेशन। तो ये आप याद रखोगे। आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक हमारे क्या है, फंडामेंटल राइट्स। इनको आप लक्ष्मीकांत के फंडामेंटल राइट्स चैप्टर में पढ़ोगे। आपको एक मैं कह सकता हूं कि फंडामेंटल राइट्स पर मैंने एक वीडियो बना रखा है पॉलिटी सीरीज का, वहां पर मैंने लिख के वहां पर पूरा समझा रखा है। आपको अगर लक्ष्मीकांत पॉलिटी पढ़ने में प्रॉब्लम आए तो आप उन वीडियोज को देख सकते हो। तो माय डियर फ्रेंड्स, आगे हम चलते हैं। यहां पर सीएए के खिलाफ 5 नई याचिकाएं। तो सीएए क्या है, ये नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 जो बन चुका है। अभी हम इसके बारे में देखेंगे कि ये है क्या। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है सीएए। तो यहां देखते हैं कैसे हमने नोट्स मेकिंग की है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, सिटीजनशिप नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, इसमें क्या किया गया है, सिटीजनशिप एक्ट जो था, नागरिकता अधिनियम जो 1955 था उसमें संशोधन किया गया है। इसमें क्या प्रावधान किए गए, प्रोविजन मतलब प्रावधान कि जो 5-6 समुदाय हैं, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई, इन 6 समुदाय के लोग 3 देशों में से अगर आए हैं इंडिया में तो उनको नागरिकता दे दी जाएगी। कौन कौन से देश, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान। ये इसलिए कंट्रोवर्सी का विषय है क्योंकि इन समुदाय में मुस्लिम्स को इंक्लूड नहीं किया गया। अब यहां पर कट ऑफ डेट, अगर कोई भी व्यक्ति इन 3 देशों से, इन समुदाय के लोग अगर 31 दिसंबर 2014 से पहले तक अगर इंडिया में आए हैं तो उनको नागरिकता दे दी जाएगी। मीन्स 31 दिसंबर 2014 की अगर कोई बाद आया है तो उनको नागरिकता नहीं दी जाएगी। इस लॉ में लागू कहां नहीं होगा, ये इसमें कहा गया है कि ये लागू नहीं होगा 6 शेड्यूल एरिया में। मीन्स 6 शेड्यूल एरिया हमको पता है कि 1 से लेकर 12 शेड्यूल मीन्स अनुसूचियां हमारे संविधान में,
ये 1 से लेकर 12 तक पूरी याद कर लेना आप। अगर एक की हम बात करें तो राज्य के जो क्षेत्र हैं, दूसरे की बात करें तो वेतन और शपथ हैं, तीसरे की बात करें तो वहाँ सेकंड जो है उसमें वेतन है, तीसरे में शपथ है, चौथी जो अनुसूची उसमें राज्यसभा की सीटें हैं। अगर पांचवी आप पढ़ोगे तो पांचवी में एससी एंड एसटी एरिया का प्रशासन है। अगर छठवीं पढ़ोगे तो उसमें 4 राज्य हैं एटीएम मशीन, उसमें असम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम। मणिपुर इसलिए नहीं कि उसके पास ऑलरेडी मनी है, मिस मनी, बहुत सारा पैसा, तो उसको जरूरत नहीं है 6 एरिया की, ऐसे आप याद रखोगे। 7th में क्या है, सभी जो 3 लिस्ट बनी हुई है, यूनियन में संघीय सूची, राज्य सूची और समर्थी सूची। 8वें में क्या है, भाषाएं। 9वें में जमींदारी से सुधार जो कानून थे वो। 10th की अगर आप बात करोगे तो वहां दल बदल कानून। 11वें में हमारा क्या है, एक में पी और एक में एम। 12वें में पी में क्या है, पंचायत, और 12वें में क्या है, म्युनिसिपलिटी, जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं, जितने भी नगर पालिकाएं। तो ये क्या है, यहां पर याद रखना दोनों 11 और 12, तो पूरे 12 आपको याद होना चाहिए। 2019 में प्री में आर्टिकल से जो अनुसूचियां हैं उनसे एक नवी अनुसूची पूछ ली डायरेक्टली और एक 5th अनुसूची पूछ ली डायरेक्टली, तो 2 क्वेश्चंस आए थे, तो याद रखना। अब देखते हैं लागू कहां नहीं होगा। 6th शेड्यूल एरिया जो है, जहां असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये जनजातीय क्षेत्र, यहां लागू नहीं होगा। साथ ही में इनर लाइन परमिट वाले एरिया में भी लागू नहीं होगा। ये इनर लाइन परमिट क्या होता है, इन राज्यों में अगर आपको जाना है तो पहले, जैसे हम दूसरे देशों में जाते हैं तो आपको वीजा की जरूरत पड़ती है, उसी तरह यहां जाने के पहले आपको इनर लाइन परमिट की जरूरत पड़ती है, अदरवाइज आपको प्रवेश नहीं मिलेगा। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड में। साथ ही में इसमें कहा गया है कि न्यूट्रलाइजेशन मीन्स हमारे यहां जब नागरिकता मिलती है तो कुछ आधार रहते हैं, 5 आधारों पे मिलती है। एक जन्म, एक वंश, एक रजिस्ट्रेशन, एक न्यूट्रलाइजेशन और एक किसी क्षेत्र को अपने इंडिया में मिला लिया, तो 5 आधारों पर मिलती है। ये जब आप नागरिकता वाला चैप्टर पढ़ोगे लक्ष्मीकांत में तब आएगा। उसमें एक है न्यूट्रलाइजेशन, उसके द्वारा क्या होता था कि अगर कोई व्यक्ति 11 साल से इंडिया में रह रहा हो तो उसको क्या है, नागरिकता दे दी जाएगी, अगर वो सही से रह रहा तो, अवैध नहीं है तो। 5 ईयर कर दिया है अब उसको घटाकर इसी लॉ के तहत। साथ ही में इसमें कहा गया ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, जो इंडिया से बाहर लोग रह रहे हैं और उनके पास ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया का कार्ड है, उसके पंजीकरण को रद्द कर सकती है कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट। मीन्स ओसीआई जो कार्ड है उसको क्या कर सकती है, कैंसल। मीन्स जैसे पर्सन ऑफ इंडियन पीआईओ पहले उसको कहा जाता था, अब उसको बदल कर क्या कर दिया है, ओसीआई। जो लोग इंडिया के से कोई समानता रखते हैं, उनके कोई माता पिता यहाँ इंडिया में पैदा हुए थे, ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं, ओसीआई कार्ड धारक। तो उनके पंजीकरण को कौन रद्द कर सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये आप याद रखोगे। पेज नंबर 4 पे चलते हैं। पेज नंबर 4 पर हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है एज ए यूपीएससी। पेज नंबर 6 और पेज नंबर 5, यहां पर भी हमारे लिए ऐसी कोई भी न्यूज नहीं है, तो इसको भी हम छोड़ देंगे। पेज नंबर 6, पेज नंबर 6 पर थोड़ा सा याद रखना कि आप में से कोई भी स्टूडेंट नए हो और प्लाज्मा थेरेपी आपको दिमाग खराब कर रही हो, तो इसमें क्या होता है, सिंपल सा देखना कि यहाँ पर्सन ए है, ये कोई ए नाम का पर्सन है, इसको कोरोना हो गया। अब क्या होगा, ये ए नाम का पर्सन कोरोना होने के बाद क्या हो गया, सही हो गया। मीन्स ये पहले गड़बड़ था, अब ये सही हो गया। अब क्या होगा, इस कोरोना वायरस ए वाले जो व्यक्ति था उसके ब्लड में क्या होगा, जब ये सही हो जाएगा तो इसके ब्लड जो रहेगा, तो ब्लड का 2 पार्ट रहता है, उसमें एक पार्ट रहता है प्लाज्मा और दूसरा रहता है ब्लड सेल्स, जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी ये सब आती है। तो ये प्लाज्मा जो है इसमें एंटीबॉडी बन जाती है जो उसकी रक्षा की थी, किससे, वायरस से। अब होगा क्या, कोई ऐसा व्यक्ति है बी जो कोरोना से ग्रसित हो गया और इसकी गंभीर हो रही है हालत, ये सुधर नहीं रहा क्योंकि इसका जो रेजिस्टेंस पावर उतना अच्छा नहीं है। तो हमने क्या किया, जो ए व्यक्ति था, ये कौन है, बी व्यक्ति, ये बी व्यक्ति है जो अभी कोरोना से ग्रसित हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस व्यक्ति में जो ए व्यक्ति था उसकी एंटीबॉडी यहां पर प्लाज्मा के रूप में डाल देंगे। तो प्लाज्मा जब इसमें डालेंगे तो हो सकता है ये व्यक्ति भी सही हो जाए। इसी को बोलते हैं प्लाज्मा थेरेपी। किसी एक कोरोना वायरस से स्वस्थ हुए व्यक्ति की प्लाज्मा को किसी दूसरे अस्वस्थ व्यक्ति में डालना क्या है, प्लाज्मा थेरेपी। तो ये आप याद रखोगे। यहां पर एक इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना कि कैसे प्रॉब्लम होती है। यहाँ पर रिटर्निंग ऑफिसर ने कितना कम टाइम दिया था, तो ये जनप्रतिनिधि अधिनियम जो है उसके कारण थोड़ा सा यहाँ पर अच्छा नहीं लगा। तो ये न्यूज़ आप थोड़ा सा पढ़ लेना कि तेज बहादुर जो यादव था उसकी याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया है। लेकिन मामला क्या था, प्रधानमंत्री जी के सामने वाराणसी में चुनाव लड़ने वाले थे, लेकिन जो रिटर्निंग ऑफिसर रहता है जहाँ पर चुनाव लेते हैं
जो चुनाव के लिए जहाँ पर नामांकन करवाते हैं, उन्होंने उनकी जो नामांकन पत्र था उसको खराब बता दिया था कि आपके पास पर्टिकुलर प्रमाण पत्र नहीं है, और उनको सिर्फ कुछ टाइम का टाइम दिया था। तो ये थोड़ा सा गड़बड़ था। पेज नंबर 8 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, दुनिया को रास्ता दिखाने वाला संकट। तो ये फिलोसॉफिकल टॉपिक है पूरा, मीन्स एक होता साइंटिफिक टॉपिक और एक होता फिलोसॉफिकल टॉपिक। तो फिलोसॉफिकल टॉपिक में आप खुद से अपने व्यूज पढ़ के उसको छोड़ सकते हो, उसमें नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, जैसा आप सोचते हो वैसा ही ये सोच रहे हैं। राजनीति के केंद्र में आते मजदूर, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें हमको क्या याद रखना है कि बहुत सारी जगह मजदूरों के साथ, जैसे ही लॉकडाउन हुआ था तो मजदूर बहुत सारे, उनका रोज जॉब चला गया, उनको खाना नहीं मिल रहा था, उनको पीने का अच्छा पानी, सोने के लिए जगह, तो उनका राइट टू, जो 21 आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, उसका क्या हो रहा था, उल्लंघन। तो इसलिए ये थोड़ा सा क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट। और कई राज्यों में मजदूरों को जो अधिकार थे उनको सस्पेंड कर दिया गया है, जैसे यूपी में 3 साल के लिए। तो उसी से संबंधित ये थोड़ी सी इन्होंने बातें लिखी है। डाटा यहाँ बिल्कुल भी यूज मत करना कि एक अनुमान के अनुसार इतने मजदूर है, कोई काम नहीं आएगा, कभी काम नहीं आएगा। तो आप सिंपल सा इसको पढ़कर छोड़ सकते हो। हमारे जो इंपॉर्टेंट है वो है प्रधानमंत्री जो गांधी जी थे उनका ग्राम स्वराज सिद्धांत। इस ग्राम स्वराज के अनुसार क्या था कि गांवों को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने पर जोर दिया जाना चाहिए, और यही हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अभी हो क्या रहा है, इन्होंने जो इंपॉर्टेंट बात बोली है कि वैश्वीकरण के कारण क्या हो रहा है, आउटसोर्सिंग व्यवसाय हो गया। आउटसोर्सिंग का मतलब क्या होता है, जो वस्तु हमारे पास नहीं है उसको हम दूसरी जगह से मंगा लें। जैसे डॉक्टर्स की कमी अमेरिका में, तो इंडिया से वो क्या करता है, डॉक्टर्स को आउटसोर्स कर लेता है, मीन्स यहाँ से अच्छा पैकेज देकर अपने पास वहाँ बुलवा लेता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। ग्लोबलाइजेशन हमने पहले ही पढ़ा था, भूमंडलीकरण। ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है, देश आपस में पहले क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ गए हैं, चाहे रोजगार के कारण हो, चाहे लोगों का आवागमन हो, चाहे व्यापार हो, ये क्या है, एक परिवार की तरह पूरा हो गया है। जो वेस्टर्न कंट्रीज की जो थॉट्स थी, जो वेस्टर्न कंट्रीज में पहनावा था, खान पान था, वो सभी हमने अडप्ट कर लिया है। ये क्या है, एक तरह से ग्लोबलाइजेशन। 9th नंबर का जो चैप्टर है उसमें मुश्किल नहीं प्रवासी मजदूरों का आंकड़ा जुड़ाना, इसको पढ़ के आप छोड़ सकते हो, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सिर्फ इतना सा याद रखना कि आंकड़े होना जरूरी है कुछ भी वेलफेयर स्कीम्स के लाने के लिए। यहां जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ग्रामीण स्तर पर विकसित हो रोजगार, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि अगर हम ग्रामीण लेवल पर क्या करेंगे, रोजगार विकसित करेंगे, तो यहां पर रोजगार इनको मिलेगा। जब रोजगार मिलेगा तो लोगों के हाथ में पैसा आएगा, पैसा आएगा तो खर्च भी करेंगे और अपना अच्छा स्वास्थ्य करेंगे। साथ ही में जो ग्रामीण स्तर पर विकसित होंगे रोजगार, तो ये ग्रामीण इलाका भी विकसित होगा, तो जो शहर की तरफ जो पलायन है वो बंद हो जाएगा। जब शहर की तरफ पलायन हो जाएगा तो जो हमारा स्मार्ट सिटी प्रोग्राम है वो भी सफल होगा, और हमारे गांव भी धीरे धीरे क्या होंगे, विकसित होंगे। साथ में हमारे गांव भी क्या होंगे, अच्छे हो जाएंगे, वहां से पलायन रुक जाएगा। एग्रीकल्चर का जो एक डेवलपमेंट है वो होगा, साथ में एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट होगा तो हमारा एक्सपोर्ट लेवल की क्वालिटीज बढ़ेगी। तो ये सभी हमको इंपॉर्टेंट पार्ट्स बातें याद रखनी है। 10 नंबर का जो है पार्ट, यहां पर ये दोनों किसी काम के नहीं है, आप इनको पढ़कर छोड़ सकते हो, दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट, यूपीएससी लेवल के आर्टिकल्स नहीं है। अब है हमारे 10 नंबर पर नीली क्रांति। नीली क्रांति क्या होती है, मत्स्य प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। इसमें 3 बातें याद रखना। नीली क्रांति किस लिए, मछली के उत्पादन को बढ़ाना। यहां पर कोई मछली है, मान लीजिए मछली का हमको 3 तरीके से काम करना है। मछली का हमको 3 तरीके से, एक तो इसका प्रोडक्शन बढ़ाना, मीन्स उत्पादन बढ़ाना है। दूसरा, जब मछली बड़ी हो गई, पकड़ लिया हमने, तो उसका प्रोसेसिंग करना है। क्या करना है, प्रोसेसिंग मीन्स प्रसंस्करण। अगर जनरली जो एक मछली रहती है उसको ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 दिन हम चला सकते हैं, लेकिन प्रोसेसिंग करने के बाद वो 1 साल तक भी चल सकती है। प्रोसेसिंग होने के बाद हम क्या कर सकते हैं, उसका हमको एक्सपोर्ट करना है। तो एक्सपोर्ट जब करेंगे तो हमको एक्सटर्नल जो फॉरेन करेंसी है, जो हमारा जो कोष है फॉरेन करेंसी का, विदेशी आय का, वो बढ़ेगा। साथ में जब प्रोसेसिंग होगी तो इसकी लाइफ है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो हमारा जो फूड सिक्योरिटी है वो भी अच्छा होगा। और प्रोडक्शन जब बढ़ेगा तो किसान को इससे क्या होगी, इनकम भी होगी। और जब किसान की इनकम होगी तो जो आत्महत्या है किसानों की, वो सभी यहाँ पर कम हो जाएगा। जो नीली क्रांति है उसको बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने 20,000 करोड़ रुपए का क्या किया है, प्रस्ताव लेकर आई है। तो ये आप याद रखना। एक यहां पर लिखा हुआ केंद्रीय योजना, जब भी कोई केंद्रीय योजना होती है तो उसका 100% पैसा कौन देता है, प्रधानमंत्री, जो सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन जो एक होती है CSS, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम,
केंद्र प्रायोजित स्कीम्स, उनमें सेंट्रल और स्टेट जो गवर्नमेंट रहती है वो कुछ कुछ पैसा लगाती है। अगर जो जनरल राज्य है वहाँ पर 60-40 का रेशियो रहता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स का, और जो पहाड़ी राज्य हैं वहाँ पर 90 और 10 का रेशियो रहता है। तो ये आप याद रखोगे। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, ये क्या है, वरिष्ठ नागरिकों के लिए है। तो इसमें क्या किया गया है, इसको 3 साल और बढ़ा दिया गया है। इसमें आप याद रखना कि इसमें पैसा जमा करा देते हैं लोग, और उनको मिनिमम प्रतिमाह 1,000 रुपये की क्या मिलती है, पेंशन। मैक्सिमम 5,000, न्यूनतम 1,000। और वो भी कितना, केवल आपने जब 1,62,000 रुपये का न्यूनतम निवेश किया है तब जाकर आपको 60 साल होने के बाद आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा 1,000 रुपये। तो ये किसके लिए, केवल वरिष्ठ नागरिकों के लिए, क्योंकि इस पर जो ब्याज दिया जाता है वो 7.34% का ब्याज दर दिया जाता है। तो ये वय वंदना योजना, इसका आप जरूर ध्यान रखना। पेज नंबर 10 पर हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि कोविड-19 के चलते कामगारों के संग नए तरीके से जुड़ेंगे उद्यमी। तो यहाँ पर हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो आप याद रखोगे कि यहाँ पर जीएसटी काउंसिल यहाँ पर एक है पॉइंट, वो आप हमेशा याद रखना, क्योंकि न्यूज़पेपर्स में हमेशा कहीं ना कहीं वो आता रहता है। तो जीएसटी काउंसिल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, तो उसके बारे में आप यहाँ से आप इसको पूरा पढ़ना। जीएसटी काउंसिल यहाँ पर आएगा, इसमें नहीं है, वो यहाँ पर है। जीएसटी कंपनसेशन का सारा हिसाब गड़बड़ाया, तो यहाँ पर है जीएसटी काउंसिल इसमें। तो जीएसटी काउंसिल क्या होता है इसके बारे में भी पढ़ेंगे। जीएसटी कंपनसेशन क्या होता है पहले मैं ये बता देता हूँ। क्या होता था डियर फ्रेंड्स कि पहले राज्यों को अपना खुद का क्या होता था, आय होता था टैक्स के रूप में। लेकिन जैसे ही जीएसटी आया है तो जीएसटी में क्या होता है, जो टैक्स है उसमें कई राज्यों को नुकसान होता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनको जीएसटी में सभी को लाने के लिए ऐसा बोला था कि अगर आपका पहले जो जीएसटी से पहले जितना आय होता था अगर जीएसटी से कम होगा वो कुछ, तो हम क्या करेंगे, उतना जीएसटी कंपनसेशन के रूप में आपको ट्रांसफर कर देंगे। केवल कितने साल के लिए, 5 साल के लिए। तो उससे कहा गया जीएसटी कंपनसेशन। यहां पर जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो है जीएसटी काउंसिल। पेज नंबर, सॉरी ये द हिंदू में आया था तो मैंने आपके लिए यूज किया है। क्रिएटेड इन सितंबर 2016। देखो 2016 में इसको बनाया गया था आर्टिकल 279A के तहत। मिस ये एक संवैधानिक संस्था है क्योंकि इसे संविधान के तहत बनाया गया आर्टिकल 279A के तहत। तो ये क्या होगी, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इसमें कंपोजिशन क्या है, जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी उसके अध्यक्ष है, चेयरमैन। और जो यूनियन मिनिस्टर स्टेट है, जो राज्य मंत्री है जो अनुराग ठाकुर है, ये क्या है, इसके वाइस चेयरमैन। और जो अन्य राज्यों के मिनिस्टर हैं वो इसके सदस्य रहेंगे। जो मिनिस्टर हैं फाइनेंस का काम करते हैं वो इसके क्या है, नॉमिनेटेड किए जाएंगे गवर्नमेंट ऑफ, जो स्टेट गवर्नमेंट्स है उसके द्वारा। यहाँ पर जो इसमें निर्णय होते हैं उसके लिए क्या होता है, 3/4 मेजोरिटी, मतलब 75% वोट के आधार पर क्या होते हैं इसमें निर्णय। उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का जो मताधिकार है उसको दिया गया 1/3, और जबकि स्टेट गवर्नमेंट को 2/3 वोट प्रोवाइड किया गया है। सभी स्टेट को 1 वोट दिया गया है इसमें से। तो यहां पर याद रखना जो जीएसटी काउंसिल है वो क्या काम करती है, जो जीएसटी की दरें हैं 5, 12, 18, 28 और कुछ वस्तुएं जिन पर 0% है, ज्यादातर खाद्य वस्तुएं। ये भी यूपीएससी में पूछ लिया गया था 2018 में कि कौन सी वस्तुएं जिन पर जीरो जीएसटी रेट है। तो ये जो जीएसटी की रेट है ये निर्धारित कौन करती है, जीएसटी काउंसिल। किसकी बढ़ानी है, किसकी घटानी है, किसको जीएसटी से बाहर करना है, ये सभी डिसाइड करता है कौन, जीएसटी काउंसिल, जीएसटी परिषद। ये आप याद रखना। अब आ गया पेज नंबर 11 जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां पर आप याद रखना हाल ही में क्या किया है कि नेपाल ने अपना एक मैप जारी किया है, उसमें से काला पानी, लिपुलेख और लिपियादुरा ये तीनों को दावा किया गया कि मेरी टेरिटरी में आता है, कौन, नेपाल के द्वारा। अब हम मैप के द्वारा देखते हैं क्या है पूरा मामला। यहां पर देखिए, यहां पर है नेपाल, यहां पर है चाइना, ये पूरा बाउंड्री किसकी है, चाइना की, और यहां पर नेपाल है। तो याद रखना यहां पर ये क्या है, इंडिया। तो इंडिया, नेपाल एंड चाइना। यहां पर क्या है कि ये है लिपुलेख पास, जो ट्राई जंक्शन है, जो त्रिकोण है पूरा नेपाल, चाइना का, इंडिया का और नेपाल का। यहां पर ये क्या है, लिपुलेख पास। अभी हाल ही में क्या हुआ है, यहां पर एक टेरिटरी है कालापानी, जो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट है इंडिया में।
इंडिया में जो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड में, वहाँ एक जगह है काला पानी। अब क्या होता है काला पानी में कि हमने क्या किया है, पहले हम सिक्किम से होते हुए, तिब्बत से होते हुए यहाँ पर जो माउंट कैलाश है वहाँ हमको चीन में जाना पड़ता था। तो माउंट कैलाश, यहाँ लेक मानसरोवर है, माउंट कैलाश हमारे लिए धार्मिक रूप से इंपॉर्टेंट है। तो अब हाल ही में हमने क्या किया, यहाँ पर काला पानी से होते हमने एक सड़क बनाई लिपुलेश पास से होते हुए, और हम माउंट कैलाश तक जा रहे हैं। तो नेपाल का कहना है कि जो काला पानी जगह है वो मेरी है, आप इसमें से सड़क बनाकर लिपुलेख पास होते हुए नहीं जा सकते। चाइना का कहना है क्या, सॉरी, जो नेपाल का कहना है कि लिपुलेख पास, काला पानी और जो धारचूला है, जो लिम्पी द्वारा है, वो मेरा पार्ट है। ये बोलता है कि जो धारचूला मेरा डिस्ट्रिक्ट है, ये किसका डिस्ट्रिक्ट है, नेपाल का, उसका पार्ट है काला पानी, इसलिए आप इसमें सड़क नहीं बना सकते। ये बड़ी प्रॉब्लमेटिक बात थी। अभी हम देखते हैं नेपाल क्या बोलता है। नेपाल का एक जिला है नेपाल, और इसका जो वेस्टर्न जिला है, मीन्स जैसे पश्चिमी जो जिला है वो है धारचूला। ये धारचूला जिला और इंडिया का जो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट है जो उत्तराखंड है, उसके यहाँ से महाकाली रिवर बहती है। मीन्स एक तरह से नेचुरल बाउंड्री बनाती है दोनों के बीच में, लेकिन नेपाल इसको मानने से बना करता है कि ये नेचुरल बाउंड्री नहीं हो सकती। महाकाली रिवर के बाद भी जो एरिया है, कौन सा, लिपुलेख पास, उसके बाद लिम्पी द्वारा, जो काला पानी रीजन है, ये पूरा काला पानी रीजन, उसका सबसे टॉप वाला पार्ट है लिम्पी द्वारा, और ये काला पानी रीजन, ये क्या है, मेरा पार्ट है। मीन्स लिपुलेख पास, लिम्पी द्वारा एंड ये जो काला पानी रीजन है वो सभी मेरा पार्ट है। ये कहना है किसका, नेपाल का। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक बना हुआ है। ये धारचूला जिला है किसका, ये धारचूला पूरा जिला किसका है, चाइना का, सॉरी नेपाल का। तो नेपाल अपना धारचूला जो जिला है उसका पार्ट इसको बताता है। मीन्स यहाँ देखना, ये काला पानी रीजन कहाँ आ रहा है, हमारे उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में। तो ये नेपाल बोलता है कि धारचूला जिला जो मेरा इतना है वो इतना नहीं है, वो यहाँ तक है, ये पूरा धारचूला जिला है मेरा, ये इसका कहना है। तो ये समझना थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब है पेज नंबर 12। पेज नंबर 12 पर हमको सिर्फ इतना सा याद रखना है कि साइक्लोन, सुपर साइक्लोन के कारण कटक, और यहां पर हमें से याद रखना यूपीएससी में कैसे लिखना है कि 1999 में एक साइक्लोन आया उड़ीसा में, तो 10,000 लोग मर गए। लेकिन अभी वैसा ही साइक्लोन आया है तो हमारे ज्यादातर 10 लोग अभी तक मरे हैं। तो इसलिए इसको बोलते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट। तो यूपीएससी में डिजास्टर मैनेजमेंट एक हमारे पास क्या है, डिजास्टर मैनेजमेंट हमारे पास टॉपिक है, डिजास्टर मैनेजमेंट का अलग से। तो 1999 का नाम लिख सकते हो कि जब सुपर साइक्लोन आया था। इट मीन्स हमारा जो सैटेलाइट सिस्टम है, हमारा जो मॉनिटरिंग सिस्टम है वो क्या हो गया, तेज। इसीलिए कभी भी डिजास्टर मैनेजमेंट करके हम जितनी भी, चाहे बाढ़ हो, चाहे भूकंप हो, जो चाहे भूस्खलन हो, उन सभी को रोककर हम जान माल की हानि को रोक सकते हैं। तो ये थोड़ा सा याद रखना माय डियर फ्रेंड्स। पेज नंबर 13 जो है वहां पर हमारे लिए छोटा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप जो पढ़ सकते हो, पढ़ के छोड़ सकते हो, बस इतना सा याद रखना। कूका आंदोलन, हिस्ट्री में आता है कूका आंदोलन, इसके प्रणेता थे राम सिंह कूका आंदोलन के, और इनका मान काम क्या था, धार्मिक सुधार। धार्मिक सुधार में जो जितनी भी कुरीतियां थी समाज में, चाहे वो मांसाहार हो, नशा हो, जीव हत्या, इन सभी के विरुद्ध काम किया था। तो इसको पढ़ के छोड़ देना। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज का जो दैनिक जागरण एनालिसिस हमने कर लिया है। कोशिश करना कि मैक्सिमम जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको भी शेयर करना, जिन लोगों को नोट्स बनाने में प्रॉब्लम आती हो या फिर दैनिक जागरण पढ़ने में प्रॉब्लम आती हो, इससे आपको काफ़ी सहायता मिलेगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज दैनिक जागरण एनालिसिस।